तो चलो भाई, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 1। आपके पार्टनरशिप बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले, जिसका नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? समझते हैं। पहले तो चैप्टर का मतलब समझते हैं कि होता क्या है। देखो, पार्टनरशिप का मतलब तो सबको पता है कि भाई दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में मिलकर के बिजनेस करते हैं और वो प्रॉफिट्स आपस में बांटते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बिजनेस करते हैं उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। फंडामेंटल्स क्या होते हैं ये समझते हैं। पार्टनरशिप का मतलब तो पता है, फंडामेंटल का मतलब क्या है? देखो, फंडामेंटल का सीधा सीधा मतलब होता है बेसिक रूल्स। फंडामेंटल का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? बेसिक रूल्स, या फिर तुम बोल सकते हो प्रिंसिपल्स। इसका मतलब इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि पार्टनरशिप के क्या बेसिक रूल्स होते हैं, किसी पार्टनरशिप बिजनेस के क्या बेसिक रूल्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, किन प्रिंसिपल्स पे वो चलता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। इसीलिए पहला चैप्टर आपका क्या? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ताकि ये जो पार्टनरशिप वाली बुक है, इस बुक को पढ़ने से पहले आपको एटलीस्ट पता रहे कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स क्या है, बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स क्या है। इसीलिए ये चैप्टर बनाया गया। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका यही है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, चलो। तो फर्स्ट क्या बोला है? डेफिनेशन। देखो क्या बोला है, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 4 जो है वो डेफिनेशन बताता है किसकी? पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखो क्या बोला है, यहां से स्टार्ट है। रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of the firm business carried on by all or any one of them acting for all। अब इसका मतलब समझो ध्यान से। कुछ वर्ड्स मैं बता रहा हूं, उसको टिक कर लेना। सबसे पहले तो पर्सन्स लिखना है आपको, क्योंकि ये एस जरूर लगाना। पर्सन्स क्यों? क्योंकि कम से कम दो लोग होने चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए, इसलिए पर्सन्स। ठीक है, एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, ये भी याद रखना है। यहां पे तुम ऐसे मत लिखना कि वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। लॉसेस वर्ड नहीं लिखना है, ध्यान रखना। जो भी लॉ के अंदर वर्ड है सेम टू सेम वही लिखना है डेफिनेशन के अंदर। तो क्या बोला हुआ है यहां पे कि भाई दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन जहां पे वो बिजनेस कैरी करते हैं और प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, और वो बिजनेस जो है या तो सबके द्वारा कैरी किया जाता है, कैरी ऑन किया जाता है, या फिर कोई एक बंदा सबके बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझा देता हूं। पहले तो सबसे पहले क्या बोला? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। लोगों के बीच में रिलेशन जो कि अपने प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हो चुके हैं, और वो बिजनेस जो है वो लोग, कोई एक बंदा सबके बिहाफ पे काम कर रहा हो या फिर सब लोग मिलकर के काम कर रहे हो। तो ध्यान से समझना। मान लो ए एंड बी एंड सी, ये तीन पार्टनर्स हैं। ये तीन क्या है? पार्टनर्स। ये तीन पार्टनर्स है। ठीक है, तो ये तीन पार्टनर्स अगर मिलकर के काम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि कैरी ऑन बाय ऑल, यानी बिजनेस जो है सबके द्वारा कैरी किया जा रहा है, सबके द्वारा चलाया जा रहा है। अगर मान लो लेकिन कुछ ऐसा हुआ, इनका जो बिजनेस है ना वो समझ लो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है। कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है। ठीक है, इनका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है। तो अब हुआ क्या? ये जो सी है वो अपने घर जा रहा था कहीं से। ठीक है, सी जा रहा था अपने घर में। इसको रास्ते में ना कोई बिजनेसमैन मिल गया। ठीक है, कोई बिजनेसमैन मिल गया, और ये जो बिजनेसमैन है ये पता है क्या करता है? ये कॉस्मेटिक्स, ठीक है, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस इसका भी है। हम लोग क्या है? कॉस्मेटिक बिजनेस में मैन्युफैक्चरर है। मान लो मैन्युफैक्चरर है, हम लोग मैन्युफैक्चरर है। ये कॉस्मेटिक का इनको प्रोडक्ट चाहिए। तो इस बिजनेसमैन ने क्या बोला सी को कि भाई तुम हमारे लिए, सी, इस बिजनेस ने सी को बोला कि क्या तुम हमारे लिए कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर कर दोगे? तो सी ने बोला ओके। सी ने बोला ओके। ठीक है, और डील क्या कर दिया? डील हो गई डन। डील डन हो गई। तो अब एक बात बताओ, इस डील से फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, इस डील से फ्यूचर में अगर प्रॉफिट या लॉस होगा, तो क्या उसके लिए ये दो पार्टनर भी क्या लायबल होंगे? यानी अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ या फिर 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, ठीक है, तो 1 लाख के प्रॉफिट में भी तीनों का हिस्सा जाएगा। ठीक है, और 1 लाख के लॉस में भी तीनों को हिस्सा मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं कि कोई एक पार्टनर भी
अगर कोई डील करके आ जा रहा है, कोई एक पार्टनर भी कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके लिए सारे पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएंगे। तो इस लाइन का मतलब यही है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर कोई एक बंदा भी अगर डीलिंग कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, और तो उसके लिए सारे पार्टनर क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। यहां तक आ गया समझ में, बस इसके अंदर इतना ही है। इसी को हम पता है क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, और इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंट या फिर एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मतलब कोई एक पर्सन अगर काम करेगा तो सबको भी उसको झेलना पड़ेगा। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो अब हम थोड़ा सा यहां पे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन हमें पता चल गई। अब सेकंड, नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो भाई मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर तो दो होंगे, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए कम से कम दो लोग तो होने चाहिए, तो मिनिमम तो दो। मैक्सिमम कैसे पता चलेगा, तो देखो मैक्सिमम कैसे पता चलता है। अभी तक तुमने सुन रखा है कि मैक्सिमम पार्टनर जो है 50 हो सकते हैं, लेकिन ये कौन डिसाइड करता है कि मैक्सिमम पार्टनर 50 कौन डिसाइड करता है। तो देखो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 जो है, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर मिला हुआ है इस एक्ट के थ्रू कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 डिसाइड किया हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी लिमिट लगा रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम 100 पार्टनर तक बता सकता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस 50 को फ्यूचर में 60 कर सकता है, 70 कर सकता है, 80 कर सकता है, 90 कर सकता है, 100 कर सकता है, लेकिन 101 नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी लिमिट लगा रखी है कि तुम भी मैक्सिमम 100 तक ही पार्टनर प्रिस्क्राइब कर सकते हो, इससे ज्यादा पार्टनरशिप बिजनेस में तुम नहीं कर सकते। तो अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना बताया हुआ है, मैक्सिमम पार्टनर, मैक्सिमम पार्टनर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 बताया हुआ है, और कहां तक बता सकती है, 100 तक। और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन देता है, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464। यहां तक आगे समझ में, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा यहां पे चलते हैं, पार्टनरशिप डीड समझने से पहले। अब देखो हुआ क्या, देखो कोई भी, ये ए और बी एंड सी, ये तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स हैं। इन तीनों ने मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया। कल को इस बिजनेस को मान लो प्रॉफिट हो गया, कल को इस बिजनेस को प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो ए पता है क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है कि मुझे 50% चाहिए, बी बोल रहा है मुझे 50% चाहिए, सी बोल रहा है मुझे 50% दो, ठीक है। समझ में आया। तो आपस में इनकी क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, आपस में इनके बीच में क्या हो रही है, लड़ाई। तो इस लड़ाई से बचने के लिए क्या मैं बोल सकता हूं, पहले ही ये लोग क्या कर ले, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपस में क्या कर ले, क्लियर कर ले। बिजनेस स्टार्ट करते ही सारे अपने टर्म्स एंड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कर ले, ठीक है। तो अगर मतलब कुल मिला के आपस में क्या बना ले, एक एग्रीमेंट बना ले, ये जितने भी पार्टनर है आपस में क्या कर ले, एक एग्रीमेंट बना ले। ये एग्रीमेंट जो है ना वो ओरल भी हो सकता है, और यही एग्रीमेंट जो है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। अगर ये एग्रीमेंट ओरल फॉर्म में है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओरल एग्रीमेंट। अगर ये एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है तो इस, अगर रिटन फॉर्म में होता है इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, पार्टनरशिप डीड। इसी को क्या नाम दे देते हैं हम, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। जैसे मान लो मैं दिखाता हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये मान लो तुम्हारी पार्टनरशिप डीड हो गई, ये तुम्हारी पार्टनरशिप डीड। इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी होंगी, इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी होंगी, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा एग्रीमेंट है, अगर तुम उसको लिखित तौर पे कर देते हो तो उस डॉक्यूमेंट को, ये जो डॉक्यूमेंट हुआ,
ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है, इसको हम क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब यहां पे पढ़ भी लेते हैं भाई। क्या बोला है? इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनरशिप डीड बट नॉट कंपलसरी। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। देखो, पार्टनरशिप डीड होना इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड मतलब रिटर्न, जरूरी थोड़ी है कि एग्रीमेंट रिटर्न हो। हम ओरली भी क्या कर सकते हैं? बिजनेस को चला सकते हैं, ओरल एग्रीमेंट करके भी बिजनेस को चला सकते हैं, इसलिए पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद बी, बी क्या बोला हुआ है? द क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, सॉरी ऑल पार्टनर्स। मतलब समझो, मतलब ये बोला है कि भाई पार्टनरशिप डीड के अंदर ये जितनी भी बातें लिखी हुई है, पार्टनरशिप डीड के अंदर ये जितनी बातें लिखी हुई है ना, ये जितनी बातें लिखी हुई है पार्टनरशिप डीड के अंदर, ये सारे ये बातें हम क्या कर सकते हैं? ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर मतलब एडिट कर सकते हैं, और उसके लिए क्या चाहिए? सभी पार्टनर का कंसेंट चाहिए। सभी पार्टनर का कंसेंट, कंसेंट मतलब सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए। समझ में आ गया? तो जैसे कि मान लो मुझे ये 3 लाइन, ठीक है, मुझे ये 3 लाइन क्या करना है? हटाना है। मतलब इस ये जो 3 बातें हैं मुझे इसे हटाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इन सभी पार्टनर से, ये जितने भी पार्टनर है उन सबका मेरे को कंसेंट लेना पड़ेगा, और फिर मैं ये 3 चीजें क्या कर सकता हूं? ऑल्टर कर सकता हूं। तो यही बोला है कि पार्टनरशिप डीड के जो भी क्लॉजेस हैं उनको हम ऑल्टर कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? सभी पार्टनर का कंसेंट चाहिए होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है यहां से पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। क्या बोलेगा कि पार्टनरशिप डीड जो है वो कैसे ड्राफ्ट होता है? पार्टनरशिप डीड कैसे ड्राफ्ट होता है? कोई रूल होता होगा कि ये कैसे बनाएंगे? तो पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करने के लिए ना हमें स्टैंप एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना होता है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पार्टनरशिप डीड कैसे ड्राफ्ट होता है? तो हम बोलेंगे कि स्टैंप एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो और ये जैसे पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट हो जाता है, जैसे ही पार्टनरशिप डीड बन जाता है, उसके बाद इस पार्टनरशिप डीड को हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है। कहां पे? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। समझ में आ गया? ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म क्या होता है? एक ऑफिस होता है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एक ऑफिस है जहां पे तुम ये जो पार्टनरशिप डीड है इसको इस ऑफिस में जाकर के जमा करोगे, तो जो रजिस्ट्रार होगा वो क्या कर देगा? तुम उसको रजिस्टर कर लेगा। ठीक है, जैसे मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली में हूं, तो मैं दिल्ली में जो भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होगा वहां पे जाकर के जाऊंगा और अपना ये पार्टनरशिप डीड को क्या कर दूंगा? सबमिट कर दूंगा, तो वो रजिस्टर कर देंगे वो लोग। ठीक है, थोड़ी सी फीस लगेगी और वो रजिस्टर कर देंगे। अब उसके बाद अगला, अगला ये है माइनर एज अ पार्टनर। क्या कोई माइनर, माइनर मतलब जिसकी एज 18 से कम हो, जिसकी एज जो है वो 18 से कम हो। ठीक है, एज 18 से कम हो, तो अ माइनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म ओनली व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। मतलब एक 18 साल से कम एज का कोई भी इंसान, ठीक है, पार्टनर बन सकता है। ठीक है, बस एक ही चीज है कि उसके लिए सारे पार्टनर्स क्या करने चाहिए? एग्री करने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं ए एंड बी एंड सी, ये 3 पार्टनर है। ठीक है, डी को एडमिट करना चाह रहे हैं, डी एक माइनर है। ठीक है, ए भी मान गया, बी भी मान गया, लेकिन सी नहीं मान रहा, तो क्या ये एडमिट होगा? नहीं। इसमें मेजोरिटी नहीं देखी जाती, इसमें ये देखी जाती है कि सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए। मान लो 100 पार्टनर्स है, 99 ने हाँ बोल दिया, एक पार्टनर ने मना कर दिया। 99 ने हाँ बोल दिया और एक पार्टनर ने क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है, तो तब भी क्या होगा? ये एडमिट नहीं हो सकता। तो सबकी कंसेंट होना जरूरी है, सब एग्री होने चाहिए। यहां तक तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब इसी में अगला बी, ही और शी कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फॉर्म। मतलब क्या बोला है यहां पे कि भाई जो जो भी होता है, क्या नाम है, तुम्हारा ये जो भी माइनर होता है ना, माइनर अगर एडमिट हो गया, माइनर अगर एडमिट होके अगर वो पार्टनर बन गया, माइनर एडमिट होके अगर पार्टनर बन गया, तो माइनर को सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म का बेनिफिट मिलेगा,
वो लॉस वगैरह बियर नहीं करेगा। यानी कि अगर हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया तो उसमें से माइनर को हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर 1 लाख रुपए का हमने लॉस किया तो माइनर उस लॉस को झेलेगा नहीं, माइनर को उस लॉस को नहीं झेलना, वो जो पहले के पुराने पार्टनर्स हैं वो लोग झेलेंगे। ठीक है, तो यानी कि जैसे अगर मैं यहां पे एग्जांपल दूं, यहां पे अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, तो ये जो है ए एंड बी एंड सी, ये तीनों मान लो माइनर नहीं है, ये तीनों पुराने पार्टनर थे, ठीक है, और डी जो है वो माइनर है। तो डी अगर एडमिट हो जाता है तो डी को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, लेकिन डी को लॉस नहीं झेलना, लॉस ये लोग ही झेलेंगे। तो ये फायदा हो जाता है माइनर होने का। ठीक है, तो यहां पे वही बोला हुआ है, यहां पे क्या बोला हुआ है, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि ही और शी कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, दैट इज टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस ओनली। सिर्फ और सिर्फ उसको बिजनेस में प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, माइनर पार्टनर विल नॉट शेयर द लॉसेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, याद रखना पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब क्या है इसका, कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो भाई, इसे मैं मिटा दूं जरा, देखो मान लो ये एक्स वाई जेड, ये कोई बिजनेस है, एक्स वाई जेड कोई बिजनेस है, ठीक है, या फिर अभी तक एबीसी का एग्जांपल लेके चल रहे थे, एबीसी लेता हूं, ए बी सी, ये तीनों पार्टनर्स हैं और ये इनकी फॉर्म है, ये इनकी फॉर्म है। फॉर्म को लॉस हो गया 10 लाख रुपए का, ठीक है, फॉर्म को लॉस हो गया 10 लाख रुपए का। तो याद रखना अगर ये 10 लाख रुपए फॉर्म नहीं चुका पाए, ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए का जो लॉस है वो इन पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा, अपने घर से पे करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल इस 10 लाख रुपए के लॉस में से, इस 10 लाख रुपए के लॉस में से 7 लाख रुपए तो पे कर दिया, 7 लाख रुपए पे कर दिया, तो अभी भी 3 लाख रुपए बचे हुए। तो 3 लाख रुपए जो पे नहीं हो पा रहे, ये 3 लाख रुपए ए बी और सी अपने जेब से पे करेंगे, अपने घर के पैसे से पे करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर ये यहां पे मतलब लाइबिलिटी तो कितनी भी हो सकती है भाई, हो सकता है कोई बड़ा बिजनेस हो तो 50 करोड़, तो 50 करोड़ रुपए ये सब पे करेंगे। समझ में आ गया? तो इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म या ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो इतना पता चल गया हमें कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड इन नेचर, अनलिमिटेड नेचर की होती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये पहला पॉइंट यही बोला है, दिस मीन्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ द ऑल द पार्टनर्स इन अनलिमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म, देयरफॉर प्राइवेट असेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज टू पे ऑफ द डेट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। यानी अगर पार्टनरशिप बिजनेस अगर खोला हुआ है, पार्टनरशिप बिजनेस अगर कोई बंदा चला रहा है, ठीक है, 2 लोग 3 लोग है, ए एंड बी एंड सी, 3 लोग पार्टनरशिप बिजनेस को चला रहे हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म अपने कर्जे को पे नहीं कर पा रहा तो फिर ये जो पार्टनर्स है वो अपने पर्सनल असेट इनको बेचने पड़ेंगे उस उधारी को चुकाने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसी चीज से बचने के लिए 2008 में एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को लेकर के आ गया। इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस ही होता है लेकिन लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो एलएलपी का मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नाम से पता चल रहा है लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला पढ़ते हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझना क्या बोला है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है भाई, एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटना चाह रहे हैं। ठीक है, देयर कैपिटल बैलेंसेज ऑन मार्च 31st 2022 80,000, 60,000 और 40,000। यानी कि एक्स का कैपिटल 80,000 रुपए बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है, वाई का कैपिटल 60,000 रुपए है बिजनेस के अंदर, और जेड का कैपिटल 40,000 रुपए है बिजनेस के अंदर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देयर पर्सनल असेट्स आर नेटवर्थ एज फॉलोज। अब एक्स का जो पर्सनल एसेट मतलब उसके घर में जो एसेट उसके पर्सनल उसके नाम पे जो असेट्स है वो 20,000 रुपए के हैं, वाई के पास 50,000 के हैं और जेड के पास 10,000 के हैं। ठीक है, देयर एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फॉर्म वुड बी, मतलब क्या बोला है देखो ध्यान से,
कि पार्टनरशिप, ये जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल और जेड का कैपिटल, ये तो फॉर्म के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी का मतलब फॉर्म के अंदर जो पैसा लगाया वो तो लगाया ही है, इसके अलावा और कितना पैसा वो लोग पे कर सकते हैं, मतलब और उनके जेब से कितना पैसा जाएगा अगर फॉर्म अपना कर्जा चुका नहीं पाए, तो कितना पैसा जाएगा, जितना उनका एसेट होगा, जितना उनका एसेट होगा उतना जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो देखो यहां पे क्या बोला है, देयर एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फॉर्म वुड बी, मतलब क्या बोला है कि उनकी लायबिलिटी कहां तक हो सकती है, कितनी ज्यादा और हो सकती है उनकी लायबिलिटी। तो भाई कैपिटल जो है वो तो है ही, इसके अलावा कितनी और एक्स्ट्रा हो सकती है, तो जितना उनका कैपिटल है ज्यादा से ज्यादा उतना और जब्त कर सकती है सरकार, ठीक है, कर्जे को चुकाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। एक्स का 20,000, वाई का 15,000 और जेड का 10,000, यानी ज्यादा से ज्यादा इतना और पैसा सरकार जो है यहां से खींच सकती है इनके पर्सनल, क्यों, क्योंकि इनके पास नेटवर्थ इतनी है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना, इतना ही, जितना इनकी नेटवर्थ है उतना ही पैसा इनके इनके पर्सनल, मतलब इनके पर्सनल एसेट्स को इतना ही ले सकती है। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां तक हमें पता चल गया। अब प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्या क्या प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, ये पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड है, ये पार्टनरशिप डीड, ठीक है, कुछ ऐसे बना हुआ है, ये पार्टनरशिप डीड है तुम्हारा। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है। अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या, एक एग्रीमेंट बन गया, एक एग्रीमेंट बन गया, ठीक है, जिसके अंदर सारे पार्टनर्स राजी हुए हैं, तो ये एग्रीमेंट बन गया, तो जाहिर सी बात है इस एग्रीमेंट के अंदर जो भी बातें लिखी हुई होंगी वही फॉलो होगा। अब कुछ ऐसा भी केस हो सकता है कि हो सकता है कि एग्रीमेंट हो ही ना, ठीक है, हो सकता है कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस जो है, ना तो ओरल एग्रीमेंट है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, ना ही कोई रिटर्न एग्रीमेंट है, ना ही कोई रिटर्न एग्रीमेंट है। रिटर्न एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड नहीं है, ना तो ओरल एग्रीमेंट है और ना ही पार्टनरशिप डीड है, ना ही रिटर्न एग्रीमेंट है। तो उस केस में जब भी कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, जब भी कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस जो है वो लागू हो जाते हैं। समझ में आ गया, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आंख बंद करके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे, ठीक है। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, देखो, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, जब कोई कोई एग्रीमेंट ही नहीं है पार्टनर्स के बीच में, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और देर इज नो एग्रीमेंट, यानी कि ना तो कोई पार्टनरशिप डीड है ना ही कोई ओरल एग्रीमेंट है, कुछ भी नहीं है, उस केस में देन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई। मतलब ऑटोमेटिकली अगर ना ही ओरल एग्रीमेंट है ना ही कोई रिटर्न एग्रीमेंट है, तो जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो उस टाइम पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस ऑटोमेटिकली लागू हो जाएंगे, ठीक है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एग्रीमेंट क्या बोलता है, तो क्या बोलता है ध्यान से समझो। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हो जाएगा, और वो क्या बोलेगा कि सबको इक्वल शेयर मिलेगा। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन क्या बोलता है कि सबको इक्वल शेयर मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स को पे नहीं करना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है, देखो यहां पे क्या बोला, लोन गिवन बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने, अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है, तो फॉर्म जो है वो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन अगर फॉर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर को इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया, इसको मैं लिख करके दिखाता हूं ढंग से, यहां पे देखो,
इफ लोन इज गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, अगर लोन जो है पार्टनर ने दिया फर्म को, तो उस केस में फर्म विल पे 6% पर एनम, ठीक है, एज एन इंटरेस्ट के तौर पे पे करेगी। सेकंड केस, इफ लोन इज गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, तो इस केस में पार्टनर विल नॉट बी लायबल टू पे इंटरेस्ट। समझ में आया? तो ये चीज याद रखना, वही चीज यहां पे बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? अगर 6% पर एनम इज पेड टू द पार्टनर को 6% पर एनम मिलेगा। नो इंटरेस्ट इफ लोन गिवन बाय द फर्म टू पार्टनर, अगर फर्म ने लोन दिया तो पार्टनर को इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। ये कौन बोलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन बोलता है, ठीक है। अगर मान लो यहां पे पार्टनरशिप डीड बना हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर फर्म ने लोन दिया तो पार्टनर को पे करना पड़ेगा, तब तो एग्रीमेंट है, तब तो एग्रीमेंट की बात मानेंगे। अगर एग्रीमेंट बना हुआ है तो एग्रीमेंट में जो भी लिखा है वही लागू होगा, तब पार्टनरशिप फॉर्म लागू नहीं होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम। सपोज इस एग्रीमेंट के अंदर पीएसआर के बारे में लिखा हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो क्या फिर क्या इंडियन, मतलब इस एग्रीमेंट के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में लिखा हुआ है, तो क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा उस केस में? क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा? नहीं। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि पीएसआर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस एग्रीमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में बताया हुआ है, तो जो इसके अंदर बताया हुआ है वही बात लागू हो जाएगी। उस केस में ये वाली बात लागू नहीं होगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन लागू नहीं होगा, ठीक है। मान लो ये दो चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, इसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो जब किसी चीज के बारे में नहीं लिखा होता एग्रीमेंट के अंदर, तो उस स्पेसिफिक चीज के लिए अपने आप क्या हो जाता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। समझ में आ गया? अगर पीएसआर के बारे में लिखा हुआ है तब तो पीएसआर जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ वही चलेगा। अगर पीएसआर के बारे में नहीं लिखा हुआ एग्रीमेंट के अंदर, तो फिर प्रोविजन फॉलो हो जाएगा। अगर आईओडी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आईओडी जो इसके अंदर लिखा हुआ है वही फॉलो होगा। अगर आईओडी के बारे में नहीं लिखा हुआ तो फिर प्रोविजन लागू हो जाएगा। समझ में आ गया? कुल मिलाकर जो बातें लिखी हुई है एग्रीमेंट के अंदर, उन बातों के लिए वो चीज फॉलो हो जाएगा। अगर कोई एक चीज नहीं लिखी हुई तो उस चीज के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये जो रेम्यूनरेशन है, अब रेम्यूनरेशन देखो, अगर रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी मान लो, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर को सैलरी मिलना है लिखा हुआ है तब तो मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ये लिखा हुआ है कि सैलरी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सैलरी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। और प्रोविजन क्या बोलता है कि किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये तो हमें पता ही है कि सभी पार्टनर का कंसेंट चाहिए होता है, तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या बोला है। पिंकू और ये पिंकी कर लो, इसको पिंकू एंड पिंकी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, यानी कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है लेकिन ओरली एग्रीड है, ओरल एग्रीमेंट बना हुआ है। तो ओरल एग्रीमेंट जो भी बना होता है उसको फॉलो करते हैं हम। क्या बोला हुआ है? सैलरी मिलेगी पिंकू को 5,000 रुपए पर मंथ की, पिंकू को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर्स एग्री, कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता जब तक दोनों पार्टनर एग्री नहीं होते। तो ये क्या है? इनके टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने ओरली एग्री कर रखा है। अब देखो कुछ डिस्प्यूट्स हुए इनके बीच में, अब बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट रिजॉल्व? पहला डिस्प्यूट क्या बोला है?
पिंकू डिमांड्स कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। पिंकू ने 10% का कमीशन डिमांड किया है। तो पहले तो चेक करो कि भाई जो पिंकू है उसको क्या 10% का कमीशन अलाउ हुआ था। तो ये देखो, पिंकू टू बी एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10%, तो हाँ उसको 10% का कमीशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओरल एग्रीमेंट में है। दूसरा डिस्प्यूट्स, पिंकू डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी बताया हुआ है? यहां पे बताया ही नहीं, बात ही नहीं करी इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो जब किसी चीज के बारे में कुछ बताया ही नहीं होता तो अपने आप प्रोविजन लागू हो जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ठीक है, तो जब प्रोविजन लागू होगा तो प्रोविजन में क्या बोला हुआ है कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा। उसके बाद तीसरा, पिंकी वांट्स हिज ब्रदर। पिंकी जो है उसका कोई भाई है वेंकी, वो चाहती है कि वो भी एडमिटेड हो जाए एज अ पार्टनर फॉर 20% शेयर, टू विच पिंकू डिसएग्री। पिंकी का भाई पिंकी अपने भाई को एडमिट करना चाहती है एज अ न्यू पार्टनर, लेकिन पिंकू ने मना कर दिया। तो क्या वो एडमिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था कि दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे? एग्री होंगे तभी होगा। समझ में आ गया? तो ये आंसर है, वीडियो रोक करके पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब सेवेंथ, ठीक है, सेवेंथ वाला करते हैं भाई। क्या बोला है? इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ या हरसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द। अब देखो इसके अंदर जो भी बातें लिखी हुई पहले मैं ये तुम्हें बता देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद इसको रीड कर लेंगे। देखो ध्यान से, देखो अब मान लो ए एंड बी एंड सी, ये तीन पार्टनर्स थे, ये तीन पार्टनर्स थे। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? अब सी जो है उसने, ये पार्टनरशिप फॉर्म था, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर से 1 लाख रुपए निकाले और उसको हॉर्स रेस, घोड़े की रेस में लगा दिया। ठीक है, 1 लाख रुपए फॉर्म के अंदर से निकाले और उसको घोड़े के रेस में लगा दिया। ठीक है, और घोड़े के रेस में लगा करके उसने 50,000 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। ठीक है, तो अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पता है क्या बोलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि भाई अगर कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फॉर्म का जो भी एसेट है उसको यूज करके अपनी अगर इनकम जनरेट करता है तो वो इनकम उसके पास नहीं जाएगी, वो इनकम फॉर्म की ही मानी जाएगी। समझ में आ गया? इसका मतलब 1 लाख रुपए ये जो पार्टनर ने यूज करके 50,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया, ठीक है, तो वो 1 लाख रुपए तो वो देगा ही देगा फॉर्म को, 50,000 रुपए का प्रॉफिट भी देगा। सी ऐसे नहीं बोल सकता, सी ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई 1 लाख रुपए मैंने फॉर्म से लिए थे, मैं 1 लाख रुपए वापस कर रहा हूं, 50,000 रुपए मैंने प्रॉफिट कमाया है। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं बोल सकता, ये प्रॉफिट के साथ साथ ये जो 1 लाख रुपए निकाले वो भी देना पड़ेगा। यहां तक आ गया समझ में? ठीक है, अब अगला केस देखते हैं। फिर से ए एंड बी एंड सी, ये तीन पार्टनर, ये हो गया भाई बिजनेस हमारा। ठीक है, 1 लाख रुपए फिर से सी ने निकाले और ये सी ने निकाला 1 लाख रुपए और ये 1 लाख रुपए फिर से वो हॉर्स रेस में गया, फिर से वो हॉर्स रेस में गया और इस बार वो 30,000 रुपए का क्या कर चुका? लॉस कर चुका, 30,000 रुपए का लॉस कर चुका। ठीक है, यानी अब सिर्फ 70,000 रुपए बचे हैं उसके पास। तो सी पता है क्या बोल रहा है? सी ने ये बोला कि भाई 1 लाख रुपए मैंने फॉर्म के अंदर से निकाले थे, ठीक है, पिछली बार 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था तो वो फॉर्म ने ले लिया था, है ना, इस बार 30,000 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है, और मेरे पास 70,000 रुपए बचे हैं, तो तुम लॉस भी झेलो, प्रॉफिट जब ले रहे थे तो लॉस भी झेलो। सी ने ये बोला। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पता है क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि भाई अगर प्रॉफिट होगा तो पूरा प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट देना पड़ेगा और साथ के साथ जो 1 लाख रुपए लिए थे वो भी देना पड़ेगा। लेकिन लॉस के केस में ये 30,000 रुपए का लॉस है ना, ये सी अकेले झेलेगा। लॉस के केस में ये जो 30,000 रुपए का लॉस है वो सी अकेले झेलेगा। फॉर्म क्या बोलेगा? मेरे को मेरे 1 लाख रुपए दो। भले ही 1 लाख रुपए लेकर गया था और 70,000 रुपए बचाए, तो फॉर्म 70,000 रुपए नहीं लेगा, फॉर्म क्या बोलेगा? मेरे को 1 लाख रुपए दे, तू लॉस तू खुद का झेल। लेकिन अगर प्रॉफिट होता तो फॉर्म क्या बोलता? 1 लाख रुपए भी दे प्लस 50,000 रुपए का प्रॉफिट भी दे। समझ में आ गया? तो अगर कोई भी पार्टनर सेम नेचर ऑफ बिजनेस अगर अलग से कर रहा है तो सेम नेचर ऑफ बिजनेस वो नहीं कर सकता, दूसरा कोई बिजनेस कर सकता है। वो दूसरा
अगर कोई पार्टनर फॉर्म का कोई भी एसेट अपने प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है, तो उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट जनरेट होगा वो प्रॉफिट पूरा का पूरा फॉर्म लेकर के जाएगा, और अगर कोई लॉस होगा तो लॉस वो पार्टनर अकेला बियर करेगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो इसके अंदर वही चीज लिखी हुई है, देखो इसके अंदर वही चीज लिखी हुई है, इफ अ प्रॉपर्टी डिराइव्स एनी प्रॉफिट for himself herself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm's name, he or she shall account for the profit and pay it to the firm। क्या बोला है? मतलब अगर कोई भी पार्टनर, ठीक है, अपने लिए प्रॉफिट कमा रहा है, और वो प्रॉफिट कैसे बना रहा है? फॉर्म का नाम यूज करके अपने लिए प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है, या फिर फॉर्म के कनेक्शंस, बिजनेस कनेक्शंस को यूज करके अपने लिए प्रॉफिट बना रहा है, या फिर फॉर्म के असेट्स को यूज करके, प्रॉपर्टी को यूज करके अपने लिए प्रॉफिट बना रहा है, तो ऐसा अगर कोई भी काम करता है तो वो सारा प्रॉफिट फॉर्म को पे कर देगा। कौन? पार्टनर। पार्टनर को सारा प्रॉफिट किसको पे करना होगा? फॉर्म को। उसके बाद एंड इफ अ पार्टनर carry on any business of the same nature as and competing with that of the firm, he or she shall account for and pay to the firm all the profit made by him or her in that business। क्या बोला हुआ है? क्या बोला हुआ है कि भाई अगर कॉस्मेटिक का बिजनेस सामने वाला बंदा भी कर रहा है, ठीक है, मतलब सी अकेला कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रहा है और इन सबके साथ मिलकर के भी कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रहा है, तो इस कॉस्मेटिक के बिजनेस से भी जितना पैसा होगा वो भी कॉस्मेटिक क्या नाम है, पार्टनरशिप फॉर्म को ही देना पड़ेगा। कुल मिला के ये बोला हुआ है, अगर सी अपना अलग से सेम नेचर ऑफ बिजनेस अगर ओपन करता है तो वो बिजनेस फिर क्या, उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो इसको देना पड़ेगा। किसको? पार्टनरशिप फॉर्म को लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि सेम नेचर ऑफ बिजनेस कर रहा है, मतलब उसका कंपटीशन नहीं बन सकता। कुल मिला के वो वैसा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, मतलब स्टार्ट करेगा लेकिन वो सारा प्रॉफिट उसको जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चंस करते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चंस, द फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग ए बी एंड सी, गिव योर डिसीजन रिगार्डिंग द सेम। डिसीजन देना, देखो ए यूज्ड, ए कोई पार्टनर है, ठीक है, ए यूज्ड ₹1,00,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। ए ने फर्म का 1,00,000 रुपए यूज किया और उससे 75,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया, किसमें? सट्टेबाजी में। बी और सी क्या चाहते हैं? बी एंड सी वॉन्ट्स दैट ए शुड रिटर्न 1,00,000 रुपए तो रिटर्न करे ही करे प्लस 75,000 रुपए, यानी टोटल 1,75,000 रुपए फर्म को रिटर्न करे, वाइल जबकि ए चाहता है कि सिर्फ वो 1,00,000 रुपए रिटर्न करे। तो बताओ इस केस में कौन सही है? बी और सी की बात सही है, फिर ए की बात सही है? तो बी एंड सी की बात सही है, पूरा का पूरा 1,75,000 रुपए वापिस करने पड़ेंगे। बी केस, ए यूज 50,000 रुपए बिलोंगिंग टू द फर्म। ए जो है 50,000 रुपए यूज कर रहा है फर्म का, एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 20,000 रुपए, और 20,000 रुपए का लॉस उसने कर दिया सट्टेबाजी में, स्पेकुलेशन में। ही वॉन्ट्स टू रिटर्न ओनली 30,000। क्या वो 30,000 रुपए बस रिटर्न करेगा? नहीं, उसको पूरे के पूरे 50,000 रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉस वो अपने अकेला झेलेगा। सी, ए एंड बी वॉन्ट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर फॉर द फर्म बट सी डज नॉट एग्री। देखो ए और बी जो है वो परचेज करना चाह रहा है, ठीक है, सामान फर्म के लिए, लेकिन सी ने मना कर दिया कि सामान मत खरीदो। तो क्या होगा इस केस में? ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपको पता करके कमेंट में लिखना, ठीक है। अब कमेंट में लिखोगे, जिसका जवाब सही होगा मैं उसके लिए रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका यही है सारी चीजें। देखो पूरा का पूरा 1,50,000 रुपए रिटर्न करना पड़ेगा, ए मस्ट रिटर्न पूरा 50,000 रुपए, और सी का यहाँ पे आंसर दिख ही गया, गुड्स में भी परचेज फ्रॉम रघुवीर, खरीद सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एडमिशन के केस में बस तीनों पार्टनर की कंसेंट होना चाहिए, बाकी खरीदने बेचने में तो मेजॉरिटी चल जाएगी, मेजॉरिटी देख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तब तक आपको क्या करना है, ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है,
आपने जो भी वीडियो देखा है, जिस भी, जैसे ये अगर दिख रहा होगा, तो फिर इसको अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लेना अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट लेकर के मत रखना, स्क्रीनशॉट जो है फोन में ही पड़ा रह जाता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। मैं पूरा कोर्स लेकर के आऊंगा, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स अगर अच्छा होगा तो फिर मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने के लिए। ठीक है, मुझे पता है भाई कि मतलब ऑनलाइन चल रहा है ये तुम्हारा क्लास जो भी है, ठीक है, लेकिन यकीन मानो कि अगर मैं ये चीज फ्री में तुम्हें दे रहा हूं यूट्यूब में, तो इसका मतलब फ्री का कंटेंट, ऐसा मतलब नहीं, ऐसा नहीं होगा कि बेकार होगा। फ्री का कंटेंट है, फिर भी तुम्हारे जो पेड कोर्सेज होते हैं उसकी बराबरी का होगा या उससे अच्छा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पेड कोर्सेज खराब होंगे, लेकिन उस लेवल का ही मैं दूंगा, पेड पेड जितना ही दूंगा मैं। ठीक है, फ्री का कंटेंट है, पूरा कोर्स लेकर के आऊंगा। तो भाई अपने दोस्तों को, जो भी 12th क्लास का बच्चा देख रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, कमेंट जब आता है ना, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हाँ हम काम कर रहे हैं, तो हम बढ़ भी रहे हैं, आगे आगे भी बढ़ रहे हैं, तो मजा आता है काम करने में। वरना अगर वीडियो में 10 5 100 10 5 20 ऐसे व्यूज आते हैं तो फिर मजा नहीं आता। समझ में आया? तो कमेंट करना, ठीक है, कि भाई नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से लेकर के आऊं उस, इसीलिए। और दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना, या फिर अपने स्कूल में कि भाई देखो यहाँ पे पूरा फ्री यूट्यूब में पढ़ा रहा है बंदा। ठीक है, पूरा फ्री यूट्यूब में पढ़ाएगा। और मैंने एडमिशन वाला चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, एडमिशन वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसको देख लेना, उसमें मैंने हर एक टॉपिक को लेकर के अलग से वीडियो बनाया है। ठीक है, तो वो देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।